नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। उत्तराखंड के निर्माण के बाद या उत्तराखंड के निर्माण से पहले जिस तरह के हालात रहे, आंदोलन रहे और उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो भाजपा की अंतरिम सरकार बनी और उस अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुल मिलाकर नित्यानंद स्वामी जी ने जो शुरुआत की मुख्यमंत्री बनने की और 13 साल तक, लगभग 13.25 साल तक 8 मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गए। तो ये मुख्यमंत्री का बदलना रहा, ये आपसे खींचतानी रही, आपसे गुटबाजी रही, उसमें ना कांग्रेस पीछे रही ना भाजपा पीछे रही, दोनों ही पार्टी आपसी गुटबाजी का शिकार होती रही। इस आपसी गुटबाजी के शिकार में कितना विकास हुआ, कितना प्रदेश आगे बढ़ा और क्या अभी विकास अधूरा है जिसका सपना लेकर मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं? तो सीधे चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। निशंक जी, आपका स्वागत है आपकी बात में। धन्यवाद। निशंक जी के बारे में अगर बताया जाए तो निशंक जी का सफ़र सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुआ था और शिक्षक के तौर के पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, पदकाएँ तक की, उसके बाद मुख्यमंत्री तक पहुँचे, राजनीति के शिखर तक पहुँचे। तो मुख्यमंत्री के सफ़र तक अगर उनसे बात करते हैं तो निशंक जी, अगर हम सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के आपके सफ़र को देखते हैं तो किस तरह का सफ़र रहा आपका? बात तो जी मैं शिशु मंदिर से मैंने शुरू किया था जी। और ये बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में होते हुए वो रास्ता राजनीति के क्षेत्र तक गया है। और मुझे ये पता नहीं कि कब कब क्या होता चला गया है। सच तो ये है कि ये सब कुछ अपने आप होता चला गया है। लेकिन मैंने अध्यापन क्षेत्र में रहा मैं, तो मुझे उसमें भी संतुष्टि मिली है। मेरे पढ़ाई बच्चे आज भी बहुत अच्छे स्थानों पर हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा तो उस दिशा में भी मैंने निश्चित रूप में जिस तरीके से, जिस ढंग से और जिस आक्रामकता से, जिस शालीनता से मैंने पत्रकारिता को करना था, उसमें भी मैंने पूरी मानव मर्यादाओं का ध्यान रख करके और कोई चूक नहीं की पत्रकारिता में भी। जहाँ तक लेखन का सवाल है तो स्वाभाविक है कि बचपन से मैं लेखन से जुड़ा रहा हूँ। मेरी तमाम कविता, कहानी, उपन्यास देश और दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। ये पक्ष लोगों को बहुत कम पता होगा कि मेरी रचनाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, स्पेन, क्रियोल, जापानी और जर्मनी सहित दुनिया और देश की दर्जनों भाषाओं में अनुवादित हैं और वो पढ़ाई भी जाती हैं। देश के 6-7 विश्वविद्यालय मेरी पुस्तकों पर शोध कर रहे हैं और 5-6 अभी PhD हो चुके हैं। तो वो मेरे लिए दूसरा संतोष का विषय है कि मैंने जीवन का एक एक पल का उपयोग किया और उसमें मैंने बेहतर तरीके से जो मैं लिख सकता था वो लिखा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हों, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी हों और चाहे अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हों, सभी ने मेरी किताबों को राष्ट्रपति भवन में लोकार्पण ही नहीं किया बल्कि उनकी प्रशंसा भी की। और चाहे वो राष्ट्रपति मॉरिशस के राष्ट्रपति हों, तो तमाम लोगों ने मुझे प्यार भी दिया है, मुझे सम्मान भी मिला है, मेरी रचनाओं को बहुत सम्मान मिला है। तो यदि मैं ये कहूँ कि लेखन के क्षेत्र में भी मेरी उतनी ही लगभग 3 दर्जन से अधिक मेरी पुस्तकें हैं, जिसमें कविता संग्रह हैं। राजनीति में कब प्रवेश कर रहा है? कवि, एक शिक्षक, एक राजनीति के जो उस परिवेश में जो शामिल हुए, राजनीति के साथ साथ ये होता रहा है। राजनीति में तो जब उत्तरांचल की बात शुरू हुई थी तो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनाई थी, तो सबसे पहले मैं उसका केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में मैंने काम करना शुरू किया उस पद पर। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने काम किया, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष राजनीति में इस ढंग से नहीं रहा। और फिर 90-91 में तो फिर अटल जी ने बुला करके कहा कि नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में आना होगा। मेरे तमाम मना करने के बाद भी उनका ये कहिए आदेश था मेरे लिए कि नहीं,
तो उनको मन बनाना चाहिए। और राजनीति में मैंने कोशिश भी की अटल जी को समझाने की मेरा मन नहीं है, और राजनीति में जाने का कोई मन नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में काम करूँ वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है। लेकिन उनको जो भी लगा होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपको इसको जो समझें, आदेश समझे, निर्देश समझे, मुझे तुम निराश नहीं करोगे। और फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। उत्तराखंड का निर्माण हुआ, अटल जी ने उत्तराखंड राज्य दिया उत्तरांचल के तौर पर। उस वक्त भी जिस तरह एक आरोप भी आपको पता लगा, नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो भगत सिंह कोश्यारी जी और निशंक जी गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास कि मुख्यमंत्री हम में से किसी को बनाओ, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। नहीं, लोगों को बहुत कम जानकारी होगी इस बात की जी कि पहले तो मैं फिर 91 में पहली बार विधायक उत्तर प्रदेश में बना, फिर 93 में दूसरी बार बना, फिर 96 में तीसरी बार बना, फिर मैं कल्याण सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा, फिर उत्तर प्रदेश का मैं संस्कृति मंत्री भी रहा राम प्रकाश गुप्त जी के साथ। तो जब राज्य बना तो स्वाभाविक मैं कैबिनेट मंत्री था, और उसको छाया मुख्यमंत्री बोलते थे पर्वतीय विकास मंत्री को उत्तराखंड का। तो सबके मन में था ही कि राज्य बनेगा तो निशंक जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन स्वामी जी क्योंकि वरिष्ठ थे, और अटल जी ने तब बुला करके हमको भी कहा था कि तुमको निराशा नहीं होनी चाहिए, तुम यंग हो, अभी युवा हो, और बहुत लंबा रास्ता है, हम स्वामी जी को बनाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक कि स्वामी जी को बनाया, तो हमने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उस दिन हम शपथ ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश था। कार्यकर्ताओं में विधायकों ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने मना किया कि अटल जी का आदेश हो गया, मैं क्यों दावेदारी करूं। उनके मन में एक निर्णय आ गया, उसका सम्मान करने का हमारा काम अनुभव के आधार पर तो आप ही वरिष्ठ है ना। नित्यानंद स्वामी जी की बात की जाए, भगत सिंह कोश्यारी जी की बात है। वैसे तो प्रशासनिक क्षेत्र में मैं 2 बार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, तो प्रशासनिक दृश्य और उस दृश्य मेरे पास अनुभव पर्याप्त था, और मैंने काम भी किया था, और लोग महसूस भी करते थे। तो लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण मेरे लिए ये था कि अटल जी का आदेश हो गया, उसका मैं पालन मुझे करना ही करना था। और वैसे भी मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के तहत रहा। जहाँ तक हम और भगत सिंह कोश्यारी जी अटल जी के पास गए, ये तो बात का विषय था। बाद में जब उन्होंने चर्चा की क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो वो अलग समीक्षा की होगा। जब कोश्यारी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, वो एक अलग घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम में भी ये था कि निशंक जी का पूरा सहयोग था कोश्यारी जी के साथ उसमें। नहीं, वो स्वामी जी की अपेक्षा देखिए, सहयोग तो मैंने हमेशा सबको ही दिया जी। स्वामी जी को मेरा पूरा सहयोग रहा है, कोश्यारी जी को मेरा पूरा सहयोग रहा है, जनरल खंडूरी साहब को मेरा पूरा सहयोग रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा सहयोग नहीं रहा है। हाँ, मेरी कुछ अपनी बातें हैं जो मैं अपनी बातों को ताकत के साथ मैंने हर स्थान पर रखा। मैंने कभी समझौते नहीं किए, छोटे समझौते नहीं किए। पार्टी स्तर पर मुझे जो लगा कि पार्टी स्तर पर कोई बात होनी चाहिए, वो मैं हमेशा बेरोक टोक कहता रहा हूँ। एक सवाल आता है निशंक जी, स्वामी जी को कमान सौंपी गई, फिर आपने मुख्यमंत्री बदला, कोश्यारी जी को कमान सौंपी गई। भाजपा की बड़ी बुरी हार हुई, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था उत्तराखंड के समय पर जब उसका निर्माण हुआ। उसके बाद वो 36 सीटों तक पहुंची। क्या आपको नहीं लगता कि अगर निशंक जी के हाथ में कमान उस वक्त होती तो शायद इस तरह की हार ना होती? अब ये कार्यकर्ताओं का भी कुछ मन ऐसा हो सकता था। ये तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हाँ, राज्य हमने बनाया, राज्य हमने बनाया था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सका। जो भी चूक हुई होगी हम लोगों से, नेतृत्व से, जो भी रहा होगा, लेकिन अंततः तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था कि जिस पार्टी ने राज्य बना हो विषम परिस्थिति में, वो पहले चुनाव में बुरी तरह हार जाती हो। ये बात सही है, लोगों की अपेक्षाएं आसमान छू रही थी। ऐसी क्या गलती पार्टी से, भाजपा से हुई थी कि आपको जनता ने पूरी तरह नकार दिया? नहीं, ऐसा भी नहीं। कई बार क्या होता है, जब संघर्षों के बाद कोई चीज़ मिलती है तो हर व्यक्ति की अपेक्षाएं, सपने बिल्कुल आसमान छूते हैं। अब काम तो समय पर ही होना है, जादू की छड़ी तो कोई भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस सीमा तक की अपेक्षाएं हो गई कि वो धैर्य लोगों का टूट गया। उनको लगा राज्य बना तो सब कुछ बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह हो जाएगा, और वो उसको जो संभालना चाहिए था शायद हम वो संभाल नहीं पाए। चूक थोड़ा सा यहाँ हुई। तो वो चूक नहीं हुई। 2007 में जनता ने फिर आपके ऊपर विश्वास किया, भाजपा के ऊपर फिलहाल, लेकिन फिर पैराशूट नेता के तौर पर खंडूरी जी को लाया गया।
केंद्र से लाई है उन्हें? हाँ, 2007 में हमने फिर सरकार बनाई है और खंडूरी जी हम मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। ये बात सही थी कि वो दिल्ली से आए, लेकिन उनका प्रशासनिक अनुभव था और इसीलिए इस आधार पर नेतृत्व को लगा होगा कि क्योंकि प्रशासनिक अनुभव है, अच्छा है और उनकी अपनी इच्छा भी है, तो स्वाभाविक कि इस आधार पर उनको यहाँ उत्तराखंड को भेजा गया और हम सब लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। तो उस वक्त आप स्वास्थ्य मंत्री की आपने भूमिका निभाई और ऐसा भी नहीं कि उसमें भाजपा ने कार्य नहीं किया हो, लेकिन 2009 में जनता ने नकार दिया, 5-0 का ग्राफ गया, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत महसूस हुई पार्टी को? हाँ नहीं, 2009 में तो जनता ने नहीं नकारा, वो तो चुनाव तो 2012 में हुए। 2009 में लोकसभा चुनाव में जनता ने नकारा था। लोकसभा की चुनाव की जो बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि 2009 में कुछ तो चूक रही होंगी हमारी, जो जनता की नब्ज़ को हम समझ नहीं सके, पहचान नहीं सके। और लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त है, हम इस समय 5 की 5 सीटों को लाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, मुख्यमंत्री की आपको जिम्मेदारी मिली और निशंक जी आज अगर देखते हैं मेहनती मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले मुख्यमंत्री में आपकी गिनती सबसे ऊपर होती है उत्तराखंड में, सबसे युवा नेता थे और जो 2 साल लगभग 2 साल 1-2 महीने आपके पास कार्यकाल, उसमें बड़े अच्छे आपने कार्य भी किए, लेकिन कांग्रेस की नज़र में क्यों आप खटकते रहे हमेशा? ये जो आरोप आपको पर लगे बार बार, आरोप लगाने वाले कहाँ हैं, मेरे सामने ही नहीं आते। खटक नहीं था, उनको मालूम है कि मेरे काम करने, हर व्यक्ति के काम करने का ढंग अलग अलग है। मैंने 24 घंटे को 48 घंटे में बदलने की कोशिश की। मैं शायद वैसे तो पिछले 20-25 साल में मैं केवल 4 ही घंटा सोया हूँ, बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल उपयोग करने की कोशिश की है, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। राजनीति का एक बड़ा क्षेत्र है, फिर मेरी एक जो अलग से जो मेरा मिशन है वो मेरा लेखन है, जिससे मैं कभी हटता नहीं। वो मेरे लिए ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चिरस्थायी है। लेकिन कांग्रेस हमेशा घृणित राजनीति करती है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मुझे ये दुख हुआ कि जब होहल्ला मचा रहे थे कि साहब ये हो गया, आरोप लगा रहे थे, और स्वयं ही यही लोग किसी के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका तक दायर की और उन्हें जो आरोप लगाते थे हाई कोर्ट ने सिरे से उसको खारिज किया, और उसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके उसको खारिज किया। मेरे खिलाफ तो कुछ था ही नहीं, वो केवल कोर्ट ने कभी मुझे नोटिस दिया ऐसा सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उन्हीं के बाद क्योंकि जनहित याचिका में चले गए। तो मैंने उस समय ये कहा था कि सोनिया गांधी को, अपनी उन नेताओं को जो इतनी छछूरी हरकतें करते हैं, उनको कम से कम सोनिया गांधी जी को, यदि वो गलती है और सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा इस देश में कोई नहीं है, जो आरोप उनके नेता जिस बारकार लगाते रहे, तो उनको प्रदेश और देश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन न उन्होंने प्रदेश की जनता से क्षमा मांगी और न देश की जनता से क्षमा मांगी। तो कोई बात नहीं, लोग जानते हैं जो मैं हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड का बच्चा भी इस बात को जानता है, महसूस करता है कि निशंक जी क्या हैं, इसलिए मुझे किसी के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वो उस कुंभ के उस आयोजन को जिसे भाजपा महाकुंभ आयोजन के तौर पर देखती है, उसमें से महा गायब हो गया, कुंभ के बाद घोटाला शब्द जोड़ दिया गया। किसने जोड़ा? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह के आरोप थे, ये जो कुंभ घोटाले की बात लगातार करते थे, कहा कांग्रेस जो इस तरह का आरोप लगाती है? कांग्रेस आए तो मेरे सामने एक व्यक्ति तो है, मैंने तो चुनौती दी थी, बताओ तो आए तो। अरे कुंभ तो दुनिया का इतिहास रचा है। ये कांग्रेस के यदि किसी आदमी ने कुछ कहा होगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आकर के उसकी स्वयं तारीफ की, योजना के अध्यक्ष और उनके सचिव आकर के स्वयं कामों को देख के गए और बाकायदा पत्रकार वार्ता करके राज्य सरकार की पीठ थपथपा के गए। राष्ट्रपति यहाँ आई, राष्ट्रपति ने मुक्त भाव से प्रशंसा की, और इतना ही नहीं तो देश के इतिहास में ये पहला अवसर था जब
कुंभ 2010 को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ है, वो नामकरण हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन हुआ है, छोटी बात नहीं है। इसलिए जो कुछ लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी बातों को करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। निशंक जी, एक ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा आते हैं और इस ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस राजनीति का जो भविष्य, जो आप एक मिशन लेकर चले थे, उस मिशन में कितना कामयाब हुए और आगे क्या आपका मिशन है, इस ब्रेक के बाद।